वॉर की वजह से काफी अटैक्स हुए, ब्लास्ट हुए। पर यहाँ पे ऐसी ऐसी सिटीज है पूरे सीरिया में कि पूरी की पूरी तबाह है। नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी और मेरे साथ खुद आज मेरे सहयोगी अश्वनी भी जुड़े हुए हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो आज के लेटेस्ट इशू जिस तरीके से सीरिया का चल रहा है और वहां के जो हालात हैं, वहां पे किस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां वो क्या चीज देखते हैं। और ऐसे ही दो मेहमान खास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले है हमारे साथ परमवीर, जिसे पैसेंजर परमवीर के नाम से जाना जाता है, और दूसरे हैं यात्री डॉक्टर जो नमुनकर हैं, जो दोनों ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं जब सीरिया गया था तो ऑब्वियसली ये तो बहुत रिसेंट कहानी है, 3-4 दिन पहले सब हुआ है। मैं 2 साल पहले मैं सीरिया गया था, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले आज के दिन, बल्कि मैं सीरिया में था। 11 दिसंबर 2022 को मैं सीरिया में था। जो सबसे बड़ा फर्क मेरे को देखने को मिला सीरिया में और जो बाकी मशहूर घूमने की जगह है, घूमने का जो देश है, वो फर्क ये था कि सीरिया में आमतौर पे उन्हें टूरिस्ट देखने को मिलते नहीं। और जो यूरोप कॉन्टिनेंट की अपन बात करें, इवन एशिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो इन जैसे देशों में ऑलरेडी बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। ऑलरेडी काफी ग्लोबली इनकी इमेज बन चुकी है एज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कंट्रीज की। तो काफी लोग ऑलरेडी अपना पैसा टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो देश घूमने जाने के लिए। लेकिन सीरिया की अगर हम बात करें तो जैसे भी किसी के मन में ख्याल आता है सीरिया का, वो नाम सुनते हैं तो उनके मन में वॉर और टेररिज्म, वॉर टॉर्न कंट्री, ये सब उनके मन में ख्याल आते हैं और डर के हमारे कोई इंसान वहां जाना प्रेफर नहीं करता। और इसी वजह से मुश्किल से ही आपको उस पूरे देश में कोई टूरिस्ट दिखने वाला है। मेरी किस्मत ठीक रही कि मेरे को वहां जाने का मौका मिला, और जब मैं सीरिया गया वहां के लोगों से मैंने बात करी, मेरे जो एक्सपीरियंस थे उधर के लोगों के साथ वो जबरदस्त थे। और इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं है अपने देश में टूरिस्ट देखने की, कोई फॉरेनर देखने की जो उनके देश को घूमने आए, तो वो बहुत चौंक जाते थे ये चीज देख के कि आप इस हालात में भी हमारे देश में घूमने आए हो। तो लोग मतलब इतने ज्यादा अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, इतने मतलब लगाव से आपसे मिलते हैं। दुकान वाले आपसे पैसे नहीं लेते, हर इंसान बोलता है कि आप मेरे घर चलो, मेरे घर रुको। तो वो जो फीलिंग है वो मेरे ख्याल से किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है टूरिस्ट के। लेकिन ऐसा देश जिधर नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि भी नहीं उधर तो जा ही नहीं सकते, और ऐसे देश में अगर आप जाते हो तो लोग बड़े खुश होते हैं आपको देख के, बहुत ही मतलब वार्म हार्टेड मैं कहूंगा, बहुत ही वेलकमिंग होते हैं और खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं अपने देश में। और जितना आप उम्मीद करते हो उससे कई ज्यादा वो आपको अच्छा ट्रीट करते हैं बदले में। तो ये सबसे बड़ा मुझे फर्क देखने को मिला सीरिया देश में। नवांकुर, जैसे आप दुनिया घूमते हैं, अभी हमने आपके वीडियो देखे, आप है ना अंटार्कटिका भी गए थे और वहां अपने जो शिप में आप गए थे वो भी हम देख रहे थे। पर आपके मन में अचानक ये ख्याल क्यों आया कि चलो सीरिया चलते हैं, जबकि सीरिया अभी 1 साल पहले 2 साल पहले या वहां पे 10 साल से जो वॉर के हालात है, सिविल वॉर चल रही है, सीरिया जाने का ख्याल अचानक से क्यों आया? और जब आप सीरिया में घुसे तो पहला आपने क्या चीज देखी कि यार ये सीरिया है? एक्चुअली मेरा सीरिया जाने का तो प्लान ऐसे था कि मैं सारी कंट्रीज विजिट कर रहा हूँ पूरी दुनिया में जितनी भी है, तो मेरे को कोई भी कंट्री डराती नहीं है। मतलब कि इसमें वॉर हो रही है या फिर इसकी हालत खराब है या फिर इसमें तख्ता पलट हो गया, जो भी है, मेरे को कोई भी कंट्री मतलब ऐसी नहीं है जो मेरे को ट्रैवल करने से रोक सकती है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा था कि भाई तू सीरिया मत जा। मतलब जो भी वॉर टॉर्न कंट्रीज में मैं जाता हूँ तो मेरे सबसे पहले पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। तो मतलब मेरे को ऐसे कोई भी कंट्री रोक नहीं पाई, क्योंकि यार मैं 8 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ तो अब आदत सी हो गई और मेरे को पता है कैसे ट्रैवल करना है। पर हाँ, सीरिया जब मैं गया था बहुत डरा हुआ था, मैं भी और मेरे पेरेंट्स भी। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि सीरिया में एंटर होते ही कैसा लगा, तो मैंने बाय लैंड जॉर्डन से एंट्री करी थी सीरिया में, क्योंकि वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन धमाके हो जाते थे, कुछ भी मतलब टेररिस्ट अटैक हो जाते थे। तो मैंने फ्लाइट प्रेफर नहीं करी, तो बाय लैंड मैंने एंट्री करी थी सीरिया में। और जैसे ही मतलब ये मान लो जॉर्डन बॉर्डर से निकले और सीरिया में घुसे, तो आपको एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको गोलियों के या फिर बम बारूद के निशान ना मिले। हर बिल्डिंग तबाह हो रखी थी। जब तक हम दमास्कस पहुंचे सारी की सारी बिल्डिंग तबाह हो रखी थी, या तो टोटली तबाह थी या फिर गोली के निशान तो हर बिल्डिंग पे थे भाई वहां पे। तो मतलब ये देख के मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी भी देश में कि मतलब सारी ही बिल्डिंग तबाह कर रखी। मतलब कैसे कोई हर बिल्डिंग को तबाह कर सकता है, ये मतलब मैंने पहली बार ऐसा मंजर मैंने अपनी 140 देशों में किसी भी देश में आज तक नहीं देखा था भाई। आप दोनों से ही सवाल है, नवांकुर आपसे भी और परमवीर आपसे भी, कि जब आप वहां थे तो वहां के जो लोग थे तो क्या आपको, क्योंकि वहां के हालात तो खराब ही थे, तो वहां की जनता क्या दुखी थी या
जनता को कोई मतलब ही नहीं है, जनता अपनी मौज में है? किस तरह के, क्या व्यवहार उनका दोस्ताना था, किस तरह के लोग थे वहां के? मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इमेजिन करो, आपको यूं नहीं पता कि कल आपको खाना मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, आप कल जिंदा रहने वाले हो नहीं रहने वाले, तो आप कैसा फील करोगे? आपको नहीं पता कि भी कल आपके पड़ोस में जो घर है वो ऐसा ही बचने वाला है, आपको नहीं पता कि कल आपके घर की जो छत है वो ऐसी टिकी रहने वाली है, गिरने वाली है, तो आप कैसा फील करोगे? तो कुछ ऐसा ही मेरे को देखने को मिला उन लोगों से मिलके, कि वो कुछ ऐसा ही महसूस करते थे, फील करते थे। आपके पास रोजगार नहीं है, आपको नहीं पता कि आप रात की रोटी के पैसे कहाँ से लाओगे, आप दिन में 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हो, आप मिलिट्री की भी नौकरी कर रहे हो, उसके बाद आके आप टैक्सी भी चला रहे हो, उसके बाद आप आके किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में भी काम करने लग रहे हो, 6-6 घंटे की आप 3-4 शिफ्ट्स लगा रहे हो, सोने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ चुकी है और कमाई देश में कुछ बची नहीं है, इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी, बाहर से लोग आ नहीं रहे, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म तो एक तरह से देश में बिल्कुल खत्म हो चुका है, लोगों के घर, मकान, बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, प्रॉपर्टीज वॉर की वजह से तबाह हो चुकी है। तो लोगों को उनकी आंखों में साफ झलकता था कि भी इनके साथ बहुत बुरा होने लग रहा है, आम इंसान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो भी प्रोपेगेंडास चलते हैं, लड़ाइयां चलती है, इसमें आम इंसान ही पिसता है। जो भी लोग ये लड़ाइयां करवा रहे हैं या जो भी सरकारें इनमें इन्वॉल्व रहती है, उनको कोई बाहरी भरकम नुकसान उन्हें नहीं फेस करना पड़ता, उनके नुकसान सिर्फ कागजों में होते हैं। जो असली नुकसान होता है वो एक आम आदमी को झेलना पड़ता है। असली किसी के इंसान में लोग मरते हैं, वो एक आम आदमी होता है, या तो वो लड़ते हुए मरता है या फिर उसका कोई लेना देना नहीं होता उस जंग से, लेकिन उसके घर पे आके बॉम्ब फट जाते हैं और क्या पता उसे इसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर उसके घर वाले, नजदीकी लोग। तो सभी लोग ऐसे थे, किसी ना किसी घर में कुछ ना कुछ नुकसान हो रखा था, किसी के कोई रिश्तेदार, किसी के माँ बाप, भाई या तो वॉर में मारे जा चुके थे या फिर वॉर की वजह से उनके किसी एम्पुटीज थे, विकलांग हो गए थे, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, कोई व्हील चेयर पे रहता है। तो ये चीज भी काफी कॉमन हो चुकी है और ऐसे देश में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जिधर की हालात इतनी बुरी हो। नवांकुर ने जैसा बताया कि भी हर घर टूटा हुआ है, आपको कोई साबित बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी, कोई ऐसी दीवार नहीं दिखेगी जिसमें गोलियों के निशान ना हो। कुछ शहर, कुछ इलाके जरूर आपको शायद कुछ देखने को मिल जाए, पर ज्यादा दूर तक आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। सड़क पे भी आप हाईवे पे जाओगे तो दोनों तरफ बड़े बड़े मतलब गांव बसे हुए हैं, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है, लेकिन अब वो सिर्फ खंडर है। पता चलता था कि इधर बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन आज के दिन सिर्फ उसका मलबा पड़ा है। और बिजनेसेस, कैफेज, रेस्टोरेंट जो देख के लगते कि क्या शानदार रेस्टोरेंट होता होगा, क्या शानदार ढाबा होता है, आज उनके नाम पे सिर्फ मलबा दिखता है। तो लोगों की हालात बहुत ही मतलब दर्दनाक थी, जो आप उनकी आंखों में देख सकते हो। वही अब मेरा दोनों से एक एक सवाल ये है कि जिस तरीके से यात्री डॉक्टर की बात करें, पैसेंजर परमिट की बात करें, आप हर देशों में जाते हैं, आपके सीरिया में जब आप गए तो वहां पे कुछ ऐसा मूवमेंट था, जैसे मैंने एक देखा था कि एक आप बच्चा था छोटा सा, आपके एक वीडियो में उससे आपने पैसे नहीं लिए और आप बड़े इमोशनल हो, तो ऐसी कोई इमोशनल वाला कोई जिसे आप याद करते हो कि या फिर कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आप लगा कि यार गुरु आज तो बहुत बुरा फंस गया यार, ये गलत फैसला था सीरिया आने का, मतलब लाइक जैसे किसी मस्जिद में चले गए, तुम कैसे शूट कर नवांकुर पहले आप बता दीजिए। नहीं भाई, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। पूरे सीरिया टूर में, मेरे 7-8 दिन का टूर था, मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बुरा फंस गया। पर इमोशनल मोमेंट भाई बहुत बार हो गए, क्योंकि वहां पे जब यार इतने ज्यादा मतलब वहां पे भिखारी हो चुके हैं, अब इतने ज्यादा लोग भीख मांग रहे हैं, और मतलब यार वहां पे कितनों को मैं पैसे दे दूं, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को कि इनका घर पता नहीं कहाँ होगा, तबाह हो गया। जो मेरे गाइड थे वहां पे, उनके घर पे खुद बम गिर गया था, उनके घर में खुद लूटपाट हो गई थी, वो खुद घर छोड़ के चले गए थे। जब वो अपनी कहानियां बताते थे मेरे को, तो मतलब मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा हूँ, मैं उनको क्या ही मतलब बोलूं कि उनका मूड सही हो जाए। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देख रखी है जो मतलब शायद मैं तो इमेजिन कर ही नहीं सकता। पर वहां के लोगों का दिल इतना बड़ा हो चुका था कि वो चाहे तो यार टूरिस्ट देख के कि भाई दूसरे देश से लोग आए हैं, इतना महंगा टूर लेने लग रहे हैं, उनको पता है टूर गाइड हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है, बहुत महंगा टूर करा रहा है, वो चाहे तो हमको लूट सकते थे। पर वो बंदे आगे से आगे कह रहे हैं यार फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। हालांकि चीज बहुत कम पैसे की है, $1 या $2 की चीज है, हम बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज। पर वो बंदे मतलब उनके पास खाने के पैसे नहीं है और हमको एज ए टूरिस्ट बोलने लग रहे कि यार फ्री में ले जाओ। नहीं यार, हम पैसे नहीं ले सकते, आप इंडिया से आए हो, इंडिया का नाम इतना ज्यादा फेमस है पूरे सीरिया में। पहले तो बॉलीवुड देखते हैं, उनको सब पता है इंडिया के बारे में, मतलब बॉलीवुड से जानते हैं ज्यादातर, तो लोग गाने सुनते हैं वहाँ पे सारी हिंदी। तो मैं इतना इमोशनल हो जाता था कि मतलब यार इंडिया के बारे में एक तो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पे लोगों के मन में, और वहाँ पे सब लोग मतलब कोई यार पैसे नहीं ले रहा, मतलब यार
जो अमीर लोग होंगे ना वो आपको लूटने की सोचेंगे, जो अमीर देश होंगे हर चीज में पैसे कमाने हैं, $1 भी किसी पे नहीं छोड़ना। और ये लोग जिनके पास खाने के पैसे नहीं है वो हमारे पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। तो मैं तो यार ये सोच देख देख के मतलब मेरे को यकीन नहीं होता था कई बार। तो परमवीर, अब आपकी बारी, आपका। जी जी जी, नहीं मैं नवांकुर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो लोग शायद हमें पहली बार देख रहे हो, नवांकुर मेरा सबसे नजदीकी मित्र भी है, दोस्त भी है, तो हमारी थिंकिंग मुझे लगता है काफी रेजोनेट भी करती है इस मामले में। अगर बात करें कभी ऐसा लगा कि मैं फंस गया हूं, तो पूरे ट्रिप पे मुझे भी एक बार जरूर लगा जब हमने देश में एंटर किया। जैसे मैं सीरिया देश में घुसा, इमिग्रेशन पार करती, जैसा मैंने बताया सड़क के दोनों तरफ गोलियों के निशान, बिल्डिंगें टूटी पड़ी है, मलबा चारों तरफ। तो मुझे लगा कि भी अब आने वाले 7 दिन मेरे कैसे बीतेंगे, कैसे कटेंगे, क्योंकि अगर ऐसी हालात है देश के तो क्या पता अगले 7 दिन में मेरी बिल्डिंग पे, मेरे होटल में कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई इंसान मुझे मार दे। तो मुझे ऐसा खतरा लगा कि भी पता नहीं कैसे लोग होंगे। लेकिन मुश्किल से आधे घंटे के अंदर वो जो मेरा डर था वो परमानेंटली खत्म हो गया था। क्योंकि जब मैं वहां के लोगों से मिला, मैंने देखा कि भी कितने मेहमान नवाज लोग हैं वहां के, कितने खुश होके मिलते हैं। मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनको ये नहीं पता खुद वो खाना खा पाएंगे शाम का या नहीं, लेकिन जब मैं उनसे फल लेने लगा, एक बार होम्स करके एक शहर है सीरिया में, जो कि शायद वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सिटीज है सीरिया देश की, इस वॉर की वजह से, जिसे जंग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पूरा शहर मलबे में पलट चुका है। और उस शहर में मैं रुका और एक छोटा सा बच्चा था, उससे मैंने सेब खरीदने की कोशिश करी, वो सेब बेच रहा था। तो मैंने सिर्फ 1 या 2 सेब उठाए और मैं बोला मुझे सारे सेब नहीं चाहिए, किलो 2 किलो नहीं चाहिए। और मैं बोला इसके पैसे बताओ कितने। तो वो अरबी में मेरे को जवाब देने लगा माफी हिसाब, माफी हिसाब, अरबी में जिसका मतलब कोई भी हिसाब नहीं है, मतलब कुछ पैसे नहीं देना। मैं बोला क्यों? तो वो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने मेहमान से 1 या 2 सेब के पैसे नहीं ले सकता और मैं ये पैसे आपसे नहीं लेना चाहता। और जबकि वो बच्चा था जिसका सारा बचपन खराब हो चुका है बेचारा, 14-15 साल का, 14 भी का भी नहीं होगा, 12-13 साल का बच्चा वहां पे फल बेचने लग रहा है। सारा उसका बचपन जो कि खेलने कूदने की उम्र थी वो ये जंग देखते हुए बिताने लग रहा है। और फिर भी वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सेब बेचने लग रहा है। और जब मेरा उससे सामना होता है तो वो पैसे लेने से ही मना करते थे। तो वो बहुत ज्यादा दिल को छूने वाला पल था मेरे लिए, बहुत ही करीबी पल मैं उसे मानता हूँ और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। पर सबसे अच्छी चीज जो मैं मानता हूँ सीरिया जाके मेरे को सीखने को मिली और हम सबको सीखने को मिलती है कि भी ऐसी बुरी कंडीशंस के बाद भी, ऐसे हालात के बाद भी लोग फिर भी वहां पे स्ट्राइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एक दिन हमारा सिर दुखने लगे या फिर मौसम थोड़ा सा ठीक ना हो तो हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि पता नहीं हमारी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान हो गया और अब हम ठीक से जिंदगी नहीं जी सकते। 1 घंटा हम किसी रोज हम 1 घंटा कम सो के उठते हैं तो हम पूरा दिन हमारा मूड खराब रहता है कि मेरे को 8 घंटे की 9 घंटे की नींद नहीं मिली। और वहीं जब आप ऐसे लोग देखते हो जो इस हालातों में भी जिंदगी गुजारने की, जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि जिंदगी को एक अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखने की और जीने की। वही मैं आपसे ये दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप जैसे एक अमीर देशों में भी चले गए, लाइक अमीर देशों में, मुस्लिम देशों में भी आप लाइक जैसे चले गए, दुबई की बात करें, और इन आप जो एक तरीके से देखा जाए तो गरीब जो देश है, जो इतने अमीर नहीं है, इतना नहीं कह सकते कि उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी उनकी इकोनॉमी है, क्या जो यूएई जैसे जो देश है या जो और जो दूसरे देश है जो अमीर टाइप के हैं, उनके जो लोग हैं क्या वो दिल से अमीर हैं, या ये सीरिया वाले जो इंसान वाले जो लोग आपने मिले वो दिल से अमीर हैं? जो मतलब जो गरीब बंदा होगा ना वो उसने वो हालात देख रखे होते हैं कि भाई मैं गरीब हूँ तो इस बंदे को क्या पता इस चीज की जरूरत हो। हालांकि उसको नहीं पता होगा मैं कितने पैसे वाला हूँ या फिर मैं गरीब हूँ या फिर मैं कहाँ से आ रखा हूँ। वो आपकी मदद करने की कोशिश हमेशा करेगा, पर जिसका पैसे हो जाएंगे ना उसके अंदर से मैंने ये ऑब्जर्व करा है थोड़ी दया भावना कम हो जाती है। और गरीब बंदे ने वो चीज देख रखी होती है और वो उस टाइम भी देख रहा होता है उस चीज को, तो उसके अंदर वो भावना होती है और वो समझ सकता है कि आगे वाले पे क्या बीतने लग रही है। परमवीर थोड़ा इसमें ऐड कर देगा। नहीं, सही कह रहा है। और ये बात तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का रूल ही है कि आप बड़े शहरों में जितना जाओगे आपको लोग उतने ज्यादा सेल्फिश दिखेंगे। हालांकि लोगों की बुराई नहीं है, उस जगह की डिमांड है कि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होता, आप अपना काम धंधा वहां पे कर रहे हो, तो आप और लोगों को इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते, आप अपना समय और चीजों में व्यर्थ नहीं कर सकते। वहीं अगर आप छोटे कस्बों में जाओगे, चाहे आप भारत की बात करो, चाहे आप दुबई की बात करो, चाहे आप सीरिया की, अमेरिका की, कितना ही अमीर देश हो, जितने आप उसमें, या कितना ही गरीब देश हो, आप जितने छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँवों में जाओगे आपको लोग उतने खुले दिन के मिलेंगे, उतनी ज्यादा मेहमान नवाजी आपको देखने को मिलेगी। मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है
उससे तो मैंने यही चीज सीखी है। अच्छा, मेरा अब हमारे अब आखिरी के सवाल आपसे होंगे। जिस तरीके से डॉक्टर यात्री डॉक्टर आप जैसे इजराइल भी गए हुए, और आपने लेबनान का भी सफर किया है, और अब इराक में भी आप दोनों जैसे इनफैक्ट गए ही हुए, तो ये जो ऐसी कंट्री है जिसपे खुद एक लेबनान जैसे खुद उसने बम की मार अभी झेली है, सीरिया ने भी अब बम उन पे बरमार हो रही है, लेबनान पे भी आपने देख लिया। क्या अब आप जब भी वो वीडियोस देखते हैं जो अब आई हुई है, और आप ये सोचते होंगे कि जहाँ जैसे बैरूत में आप गए तो वहां तो आप खुद ही वहां पे पहुंचे थे, तो किस तरीके से आपको वो फील होता है, क्या याद आती है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। भाई जब लेबनान मैं गया था तो वहाँ पे चल रही थी क्राइसिस, वो जो वहाँ पे उनका पोर्ट ब्लास्ट हुआ था उसके बाद, तो उनकी करेंसी ऐसे गिरी थी, मतलब $1 में कुछ 1500 लेबनीज पाउंड आते थे ऑफिशियल, और फिर जब मैं पहुंचा था वहाँ पे तो 25,000 लेबनीज पाउंड आ रहे थे $1 में। और जब परमवीर गया था शायद मेरे से 4-5 महीने पहले लेबनान गया था, तब शायद 7,000 लेबनीज पाउंड आ रहे थे। तो यार वहाँ पे रोज ही करेंसी गिरती थी। आज जो चीज $1 की मिल रही है कल वो $1.5 की है, फिर वो 25 सेंट की हो गई, फिर वो 10 सेंट की हो गई। जो टैक्सी मिल रही है आज वो टैक्सी वाला $1 कमा रहे हो, पता नहीं, मेरे को तो यार समझ ही नहीं आता था वहाँ पे वो पेट्रोल भरवा कैसे रहे हैं, अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं वो चीजें। इजराइल की तो हालत बहुत सही थी यार, इजराइल तो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसमें मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा ना, मतलब वहाँ पे इतना लोग आपसे बात करेंगे। हालांकि जब मैं इजराइल से पैलेस्टीन गया था तो वहाँ पे लोग थोड़ा मतलब बात करते थे, हाँ भाई आपसे टाइम निकाल के, पर इजराइल की लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, पूरा डेवलप्ड देश है, अमीर देश है। तो वहाँ पे तो मेरे को कुछ भी मतलब नॉर्मल से, मतलब जैसे आप यूरोप में जाओगे सेम लगेगा इजराइल आपको। पर जो लेबनान में जब गया था तो जिस अपार्टमेंट में मैं रुका था वहाँ पे 23 घंटे जनरेटर चलता था मेरे अपार्टमेंट में, 1 घंटा गवर्नमेंट की तरफ से लाइट आती थी। उनकी जो मेन स्ट्रीट थी, जो सिटी सेंटर जिसको आप कहोगे, उसमें पूरी रात लाइट नहीं होती थी, 2-4 लैंप पोस्ट जलते थे और पूरी रात लाइट नहीं होती थी वहाँ पे। तो ऐसे हालात थे लेबनान के। पैलेस्टीन के मेरे को जो पैलेस्टीन साइड, जो इजराइल साइड गया, गाजा की बात नहीं कर रहा हूँ, पैलेस्टीन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को मतलब लेबनान से थोड़े बेटर हालात लगे थे, क्योंकि वो इजरायली करेंसी यूज करते हैं ये सब। तो पर इजराइल के हालात काफी अच्छे थे, पर लेबनान के हालात मेरे को अभी तक भी मेरे हिसाब से सुधरे नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल वही परमीर आप जब गया था तो शायद वहाँ पे कुछ टैंक वैंक भी आ गए थे रोड पे, इसके अपार्टमेंट के बाहर ही लेबनान में, है ना। क्या हुआ था बताएं कुछ परमीर भाई। जी बिल्कुल, लेबनान के तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं लेबनान 2-3 बार जा चुका, पहले गया, करेंसी की बात नवाब गुरु बता ही चुका, और मेरे आके भी वो उनके राइट्स चल रहे थे लोगों के, उनकी आर्मी के खिलाफ। तो मैंने खुद मेरे कमरे के बाहर मैंने देखा है कि भाई आर्मी लड़ रही है, आम लोग लड़ रहे, आम लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां से आर्मी गोलियां चला रही है, काफी लोग जिसमें घायल भी हुए, मरे भी उन राइट्स में। तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत बुरा हाल है, ऊपर से अब ये इनका वॉर भी चल रहा है काफी समय से इसराइल के साथ। तो मेरे कुछ दोस्त है बहुत ही करीबी लेबनान के, अब इन्हीं मजबूरियों की वजह से उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। हालांकि उनके बिजनेसेस, काम धंधे लेबनान में काफी अच्छी तरह से सेट थे और काफी क्वालिफाइड लोग थे वो लेबनान में, काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। देश की हालात हालांकि बहुत खराब होती जा रही थी, लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी थी कि मजबूरी में अब सभी लोगों को लेबनान देश छोड़ के, कोई अब स्पेन में है, कोई अब जर्मनी में है, कोई दुबई में है, देश से बाहर निकलना ही पड़ा। देखने से लेबनान को अभी भी लगता है कि किसी टाइम पे लेबनान 5-10 साल पहले काफी डेवलप्ड देश रहा होगा और लोग अमीर होंगे उस टाइम उस देश के। वहाँ की गाड़ियां देखने से, वहाँ का आर्किटेक्चर देखने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने से वो लगता है कि देश 5 या 7 साल पहले काफी ज्यादा मतलब अमीर देश होगा, लोग अमीर होंगे। पर अब तो बहुत बेकार हालत है भाई वहाँ पे जब मैं गया था। तो बिल्कुल ये देखिए आपने जो बातें बताई हैं, बेशक ये शायद हमारे जो दर्शकों को नहीं पता होंगी, और क्या क्या आपने सारी चीजें फेस की वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमवीर जी और नवंकुर, आपने हमें अपना वक्त दिया और आप एनडीटीवी के साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बिल्कुल। तो आपने देखा ये हमारे साथ परमवीर और यात्री डॉक्टर दोनों जुड़े थे, जिन्होंने अपने हर एक एक्सपीरियंस बताया कि जब वो पैलेस्टीन में थे वो कैसा वहाँ पे उन्हें महसूस हुआ, सीरिया में, इराक में, हर एक चीज उन्होंने अपने दिल की गहराई से हमारे सामने सारी बातें खोली। वहीं जिस तरीके से अभी भी वहाँ के सीरिया की बात करें, इराक की बात करें या लेबनान की बात करें, उन जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ के हालात इतने ठीक नहीं है, वहीं हमारे हिंदुस्तान के लोगों की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी। अली उन्होंने जो बात कही ना कि वो यूएई होकर आए हैं, मतलब मुस्लिम देशों में जहाँ जंग नहीं है और जहाँ जंग है वो गरीब देश, लेकिन वहाँ के दिल जो है बड़े हैं उन लोगों के, वो अमीर है। तो वो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। बिल्कुल, तो यही एक चीज हमें देखनी है कि बेशक ये बहुत अच्छा संदेश भी देते हुए चले गए कि इंसान चाहे अमीर जितना भी हो जाए लेकिन इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे और अश्वनी जी को अब दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।
है।